बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज सर्दी का मौसम जा रहा है, थोड़ी थोड़ी सर्दी है, रात की टाइम हो जाती है, लेकिन दिन में वेदर इज़ प्लेजेंट एंड काइंड ऑफ गुड, सो एंजॉय। और इसके साथ साथ जी आपको पता है कुछ खबरें होती हैं हमारे पास आपको देने के लिए, और वो खबरें आपको पता है एज़ यूजुअल सियासत पे होती हैं। दो क्या हम क्रिकेट पे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्रिकेट में क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में भी कुछ अच्छी खबरें नहीं। हाँ, अलबत्ता चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आ रही है, हम उसको होस्ट कर रहे हैं उस इवेंट को, ये एक अच्छी खबर है। और इसके लिए रेनोवेशंस लाहौर और कराची स्टेडियम्स की हो रही है, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। लेकिन जी हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद PTI ने हुकूमत के ख़िलाफ़ मुत्तहदा अपोजिशन बनाने के लिए जो सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस हवाले से जी PTI वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात भी की और JUI को हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन ग्रैंड अलायंस में शमूलियत की दावत भी दी। जबकि दूसरी जानिब PTI आपको पता है मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाने का भी फैसला किया है, जिसका आगाज़ 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने से होगा। PTI ने जी लाहौर में जलसा करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त भी दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि PTI पुरअमन तरीके से 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहती है और आइन के आर्टिकल 16 के तहत जलसा करने की इजाज़त दी जाए। प्राइम मिनिस्टर के जो मशीरे कानून है बैरिस्टर अकील मलिक साहब, उन्होंने कहा है कि PTI वाले जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते, इंतशार चाहते हैं। जबकि मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए हैं और इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़े थी, ऐसा भी बैरिस्टर सैफ ने कहा। वफाकी हुकूमत को जी खदशा है कि जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी। और तीसरी जानिब जो पीका तरमीमी एक्ट है 2025, उसमें लाहौर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया गया है, जिसमें इस एक्ट को गैर आइनी और कलअदम करार देने की इस्तदा भी की गई है। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि पीका बिल की जो स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमें हैं, उनकी मशावरत के बगैर ये लाया गया और ये आइन में दी गई आज़ादी राय के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, साथ साथ जो हमने पहले मुज़ाकरात और फिर अब ये जो मामला तहरीक इंसाफ के एहतजाज का या तहरीक का है, इस पर हम कमेंट लेंगे। डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये जो सबसे पहले हमने मुज़ाकरात वाला एक पूरा टेन्योर देखा, एक टाइम पीरियड देखा जिसके अंदर बातें हुई, बयानात हुए, सारे मामलात हुए। अब मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की तरफ से तो ख़त्म कर दी गई हैं, हुकूमत ने चूँकि कहा कि हम इंतज़ार करते रह गए, लेकिन आपको लगता है कि मुज़ाकरात के बाद जो तहरीक चलाने का फैसला है तहरीक इंसाफ का, ये ठीक है? देखिए, तहरीक इंसाफ कोई भी सियासी जमात हो, सिर्फ तहरीक इंसाफ की क्या बात है, वो तहरीक चलाना चाहती है, उसको बार बार, ये तो उसका राइट है। इसके अलावा अगर कोई सियासी इख्तिलाफ हो तो उसको हल करने का जो पहला तरीका है वो गुफ्तगू है, बातचीत है, मुज़ाकरात है। मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात हुए नहीं। ये दुरुस्त बात है कि पहल PTI की तरफ से हुई, कमेटी कायम कर दी गई और राब्ता भी किया गया हुकूमत पाकिस्तान से ज़रिया स्पीकर कौमी असम्बली, लेकिन ऐसा संजीदगी का मुजाहरा मेरी राय में, अगर आप बुरा नहीं लगे, तो PTI की तरफ से गैर संजीदगी का मुजाहरा है। PTI अगर मुज़ाकरात में संजीदा होती तो वो सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि वो जवाब हासिल करती, और अगर हुकूमत जवाब देने में ताख़ीर। डॉक्टर साहब माज़रत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप अपना माइक करीब कर लें क्योंकि आपकी आवाज़ ना बार बार कट रही है, सो अगर आप उसको थोड़ा सा करीब कर लेंगे तो हम बेहतर तौर पे सुन पाएंगे। हाँ जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर हुकूमत जवाब देने से कतराती, ताख़ीर से काम देती या तो लाल करती, तो ऐसी सूरत में दबाव बढ़ा देना चाहिए था PTI की तरफ से हुकूमत पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया PTI की तरफ से, बल्कि PTI की तरफ से ये कहा गया कि ये हमारे 1-2 मुतालबात हैं, इन्हें आप तस्लीम कर लें तो हम मुज़ाकरात करेंगे। तो बुनियादी बात यह है, जब ये मुज़ाकरात शुरू किए गए थे
तो कहा गया था कि हम मुज़ाकरात उन्हीं मुतालबात के लिए कर रहे हैं जिसके तस्लीम करने की बात हो रही है। तो अगर मुज़ाकरात किसी मुतालबे को तस्लीम कराने के लिए हो रहे थे, तो फिर मुज़ाकरा और आप फिर ये कहते हैं कि इनको मान लें फलां दिन तक, फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत क्या है? यानी अगर कमीशन बनाने का मुतालबा हुकूमत मान लेती है, तो उसके बाद तो मुज़ाकरात की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। तो बुनियादी बात ये है कि पीटीआई ने मुज़ाकरात से निकलने में जल्दी की है। इसकी वजूहात कुछ और हो सकती हैं, अगर आप आइंदा कुछ सवाल करेंगी तो मैं उन वजूहात पे डॉक्टर ज़रूर साहब, मैं आपसे वजूहात का सवाल भी करूंगी, और आपने खुद भी कहा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से थोड़ा सब्र या तहम्मुल का मुजाहरा करके मुज़ाकरात के फेज़ को सीरियसली लेना चाहिए था। लेकिन तहरीक इंसाफ का दूसरी जानिब ये मौक़िफ़ है कि जी हुकूमत संजीदा नहीं थी। ख्वाजा आसिफ हों, राना सनाउल्लाह हों, इन लोगों के जो बयानात थे उससे इनकी गैर संजीदगी ज़ाहिर हो रही थी। तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकरात के हवाले से बैकआउट करना है और वेट ना करना है, चूँकि हुकूमत विलिंग थी कि जो चौथा मीटिंग है वो की जाए, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने उस पर नहीं अमल दरामद किया, ये भी एक रीज़न है? और इसके अलावा जो आप रीज़न एक्सप्लेन करना चाहें। बोला आप और मैं, अगर हम राना सनाउल्लाह और सेनेटर सिद्दीकी साहब की इरफान सिद्दीकी साहब जी वकील बन जाए तो ये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ कि अगर इल्ज़ाम इरफान सिद्दीकी, सनाउल्लाह या किसी और पर है, तो क्या इनकी तरफ से इमरान खान की तौहीन में कोई बयान आया? क्या ऐसा इनकी तरफ से बयान आया जिसमें पीटीआई को गद्दार करार दिया गया हो? लेकिन बानी पीटीआई की तरफ से बयान आया जिसमें आर्मी चीफ को याह्या खान के मुमासिल करार दिया गया और वजीर आजम पाकिस्तान को अर्दली कहा गया। और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए पीटीआई की तरफ से। तो अगर ये बयानात गैर संजीदा हैं और उनकी वजह से बयानात की वजह से कोई मुज़ाकरात टूटे हैं, तो इसका मतलब ये है, और इसका काज अगर ये है, तो फिर ये बयानात पीटीआई की तरफ से, ये इधर से नहीं आए हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, आपने अभी अपने बात के आगाज़ में बड़ी अच्छी बात की कि जहाँ पर एहतजाज या तहरीक चलाना हर एक का डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन दूसरी जानिब सियासतदानों के अंदर ये वज़ीदारी होनी चाहिए कि वो आपस में मुज़ाकरात, टेबल टॉक या इन चीज़ों से मामलात का हल निकालें। और एक जमहूरी सिस्टम के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब मुज़ाकरात वाला हम क्या समझें कि ये जो फेज़ कामयाब नहीं हुआ है, इसको हम बिल्कुल इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, या ये ऑप्शन रहेगी नहीं, या फिर आप कोई और स्ट्रैटेजी जो कि तहरीक की शक्ल में या जलसों की शक्ल में तहरीक इंसाफ ऑप्ट करिए वो नतीजा खेज होगी? हालांकि माजी में तहरीक इंसाफ ये ट्राई कर चुकी है, लेकिन उस तरह से उनको हम सब जानते हैं कामयाबी नहीं मिली है। मेरा अंदाज़ा ये है, मालूमात नहीं है, अंदाज़ा ये है कि कोई किसी मरहले पर मुज़ाकरात की बात होगी, बिल्कुल दोनों फरीक आउट नहीं हो जाएंगे, कुछ ना कुछ वो एक दूसरे से इंगेजमेंट किसी न किसी तरीके से रखेंगे। और लेकिन कुछ बयानात ऐसे हैं पीटीआई की तरफ से जो आए हैं, उन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। हाल ही में जो एक नए साहब जो केपीके के जिनको सदर बनाया गया है पीटीआई का, उनके एक दो बयानात हैं, और इमरान खान साहब के बयानात हैं जो उनकी बहन के तवस्सुत से हमारे सामने आए हैं। एक बयान ये कि पंजाब को बंद कर दिया जाएगा, जो भी रास्ते हैं पंजाब के, ये उस वक्त हुआ था माजी में जब इंडिया में इंदिरा गांधी वगैरह की हुकूमत थी, और बहुत इंडिया की स्पोर्ट से सिंध में अलहदगी पसंद बहुत उछल कूद कर रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि हम सड़कों पर आग पंजाब के रास्ते बंद हो गए। तो उसके बाद दूसरी बार ये बात सामने आई, और ये उस वक्त सामने आई है जब ये कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि हम होम्योपैथिक लीडरशिप का खात्मा कर दें। इसके अलावा जो बात आई बानी पीटीआई की तरफ से वो ये कि हम अब इस हुकूमत और इस हुकूमत से आगे का मामला देख रहे हैं, यानी
बियॉन्ड दिस सिस्टम हम जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मैं भी आपकी और दूसरा एक स्टेटमेंट में तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये आया है अलीमा खान साहबा की बात पर, इमरान खान साहब का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की कोर्ट्स अब हमारी बात नहीं सुन रही, लिहाजा अब हम बैनुल अक़वामी फोरम्स पे जाके बात करेंगे। अब ये जो मैंने 3-4 आपके सामने डॉट्स रखे हैं, इन डॉट्स को अगर आप मिलाएंगे तो इसका मतलब कुछ और निकल रहा है। इसका मतलब ये निकलता है कि पीटीआई अब पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ जरूर करेगी, इसके बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता। चाहे वो मुज़ाकरात करे, चाहे वो जलसा जुलूस करे, लेकिन वो उन्होंने ये बता दिया है, पीटीआई ने खुद जुबान से, कि अब वो बैनुल अक़वामी फोरम पे जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी फोरम पर जाने का मतलब क्या है? बैनुल अक़वामी फोरम पर ह्यूमन राइट्स का जिक्र कर दिया है पीटीआई। इसका मतलब ये है कि जनेवा में जो इंटरनेशनल इवेंट होता है ह्यूमन राइट्स पर, उसका करेंगे और उसमें ये बताएंगे कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के साथ ये हो रहा है, गारतगरी हो रही है, वहाँ लोग जेलों में पड़े हैं, वगैरह वगैरह। जो भी उनका एक नैरेटिव होगा उसको बयान किया जाएगा और मेरा अंदाजा ये है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लग जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरी जानिब अब मेरा एक और सवाल इसी हवाले से है। तहरीक इंसाफ की आपने जहां बात की कि अब जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स हमेशा से हमने देखी है कि खान साहब जब हुकूमत के अंदर भी थे, अपोजिशन में भी थे, उनके बयानात हों, उनके जेस्चर्स हों, उनकी बातें हों, वो बहुत एग्रेसिव एक अप्रोच के साथ गए। और फिर जब वो जेल के अंदर गए तो बीच में हमने थोड़ी सी एक फ्लेक्सिबिलिटी देखी, जिस पे उन्होंने स्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा जी कि हम बात करेंगे तो उनसे करेंगे। और स्टेब्लिशमेंट से फिर जब वो आर्मी चीफ़ की अली मीन गंडापुर साहब से और बैरिस्टर गौर से मुलाकात हुई तो उसके बाद उन्होंने उसको भी खुशाइन करार दिया। लेकिन अब एक बार फिर जुनेद अकबर साहब, चूँकि अब आपने उनका जिक्र भी किया, वो बहुत एग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। और उनके मुताबिक अब वही चीज़ जिनका आप अभी जिक्र कर रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ करने वाली है या जिसके एक्सपेक्टेड चांसेस हैं, आप समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के अपने मुल्क के मफाद में तो ज़ाहिर नहीं है, अपने हक में भी बेहतर है जो वो कर रहे हैं, अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी जानिब से हमें नज़र आए? देखिए, कोई भी सियासी तहरीक अगर सियासी तरीका इख्तियार न करे तो वो उसके लिए बेहतर नहीं होता। और मैं एक तो ये तय हो गया कि ये बेहतर है ही नहीं, खुद उस सियासी जमात के लिए बेहतर नहीं। ठीक है। दूसरे उसके कारकुन के लिए भी बेहतर नहीं है, क्योंकि कारकुन को आप अगर सियासी रास्ते से हटा के किसी और रास्ते पर ले जाएंगे, उसके नतीजे में वो कारकुन मसाइल का शिकार हो जाएगा और थक। तीसरा इम्कान दिखाई देता है कि अगर केपीके से पीटीआई एक मौसर तरीके से आवाम को निकाल कर अगर लाती रही है, तो अब ये ऐसे आसान नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत की ताकत जुनेद अकबर को सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि जुनेद अकबर साहब मौजूदा जो वजीर आला हैं उनके मुखालिफ ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल। और ये इनके दरमियान मालूम है कि इनके दरमियान पुरानी कशमकश है और ये अब इसके नुकसान होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात भी जाहिर है, हमने देखा था कि इंटरनेशनल आपने इंटरफेरेंस या उसकी तरफ लुक फॉरवर्ड करने की तहरीक इंसाफ की बात की है। 20 जनवरी के बाद तहरीक इंसाफ हो, उनके सपोर्टर्स हो, ये सोच रहे थे कि जी हालात व वाक़यात बदल जाएंगे, ट्रंप ओथ उठाएंगे, पाकिस्तान की फेवर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जो कि हमने अभी तक तो नहीं देखा। चाहे उनका पहला खिताब हो हल्फ उठाने के बाद या उनकी पॉलिसी हो टुवर्ड्स अमेरिका, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, लेकिन पाकिस्तान कहीं भी उसका डिस्कशन या इवन इमरान खान साहब कहीं डिस्कशन का पार्ट नहीं थे। तो ये चीज़ जो एक्सपेक्ट की जा रही थी तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये ऑप्शन भी आप समझते हैं बिल्कुल साइट पर हो चुकी है कि अमेरिका बिल्कुल इस हवाले से, या ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो कोई ख़ास उनकी प्रायोरिटी का हिस्सा नहीं है ये चीज़? बज़ाहिर यही लगता है, और ये भी चीज़ सामने आ गई कि वो जो एक साहब थे जिन्होंने ट्वीट किए थे इमरान खान के बारे में, उनके बारे में भी ये इत्ला आ चुकी है कि खुद वहाँ से अमेरिका से कि उन्हें मिसगाइड किया गया था, इस वजह से उन्होंने ये बातें की। एक तो ये हो गई बात।
लेकिन बानी पीटीआई ने जो साइफर का मामला किया और जिस तरह से अमेरिका को मतून किया, मलाइन किया, अगर अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इतना आसानी के साथ वो कर नहीं पाएंगे, और दूसरे कौमों और मुल्कों के दरमियान ऐसे होता भी नहीं है, और अगर किसी की रिहाई या ऐसा कोई मकासद होते भी हैं तो उनका तरीका और होता है। नंबर एक। नंबर दो, जो आपकी ओपनिंग एड्रेस है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमें वो जो मसला रह गया है नेटो का अफगानिस्तान, हम वापस लेना चाहते हैं। वैसे पाकिस्तान की और आपकी और मेरी ख्वाहिश भी यही होनी चाहिए वो असला यहाँ से जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। तो अमेरिका ये चाहेगा कि उस मसला वापस होता है या नहीं होता, ये एक अलग बात है। उसमें पाकिस्तान जरूर इंगेज करेगा। क्या पाकिस्तान की मौजूदा करके अमेरिका ये काम कर सकता है? मेरे ख्याल में ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक आदिल, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, एनालिसिस दे रहे थे जी मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, और उनके मुताबिक एहतजाज तहरीक चलाना हर एक का डेमोक्रेटिक राइट है, बट अगर वो आईन व कानून के मुताबिक हो देन वाई नॉट। और इस हवाले से मुज़ाकरात को उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात के ऑप्शन को बिल्कुल अभी डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों पार्टीज़ जो हैं जिसमें हुकूमत और अपोजिशन शामिल हैं उनको मुज़ाकरात पे कहीं ना कहीं आना ही पड़ेगा। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। जिस टॉपिक पे बात करें, दो कि हमें रोज़ करनी चाहिए, लेकिन आज हम बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छी खबर बीच में आई थी जंगबंदी के हवाले से। इंटरनेशनल एरिया की खबरों की मैं बात कर रही हूँ, तो उस पर हमने शेयर किया था। लेकिन अब जो आलमी सतह के ऊपर इंसानी हकूक़ का मामला है या सिस्टम है, उस पर बहुत सारे सवालात आज हम इस शो में डिस्कस करेंगे। क्या ताकतवर जो ममालिक हैं बैनुल-अक़वामी कवानीन को नज़रअंदाज कर सकते हैं? क्या उनके पास इतनी अथॉरिटी और ऑडेसिटी है? इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि अभी इजराइल ने जी यूनाइटेड नेशंस की जो रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज़ है, उस एजेंसी को कह लें या उसकी इमदादी एजेंसी को काम करने से रोक दिया है। क्या इजराइल के पास इतनी अथॉरिटी है? और पाकिस्तान ने तो दो केस पे बड़ा सवेयर रिएक्शन दिया है, बट क्या ये रिएक्शन काफ़ी है? पाकिस्तान शायद इसमें शामिल है जिसने रिएक्शन दिया है, लेकिन जो आलमी दुनिया है, जिन बड़े बड़े जाइंट्स की हम बात करते हैं, क्या उनकी खामोशी जस्टिफाइड है इस मामले के ऊपर? क्योंकि जो फ़लस्तीनियों ने पिछले कई अरसे में, बल्कि कई सालों से जो मज़ालिम सहे हैं या जो वो अभी बर्दाश्त करते आ रहे हैं, और जिस जंग के अंदर बच्चे, औरतें, बेतहाशा जानी और माली नुकसान हुआ है, उसके बाद जो इमदादी एजेंसी है उसको रोक देना काम करने से क्या ये पैलेस्टीन के जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके लिए अच्छी खबर है? अच्छी खबर इन अ वे कि उनके लिए अच्छा है जो ये दुनिया खामोश तमाशाई बना देख रही है, और क्या इस खामोशी का मतलब निकाला जा सकता है? हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर को, खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये हमने जो एक जंग का फेज देखा, और उससे पहले भी हम देखते आ रहे हैं, लेकिन अब इतनी ऑडेसिटी या इतनी अथॉरिटी का शो करना कि एक एजेंसी जो कि इंटरनेशनल एजेंसी है उसके ऊपर एक कंट्रोल हासिल करना इजराइल का, ये कितने सारे सवालात और कितनी चीज़ों को हिलाने के लिए हमें काफ़ी है। देखें उर्मिला, ये जो कहानी है ना, ये कोई 1 या 2 सालों की कहानी नहीं है। ये जुल्म सितम और जबरो इस्तबदाद की जो दास्तान है, ये पूरी 1 सदी पर मुहित करती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1917 में बाल्फोर एग्रीमेंट होता है, और बाल्फोर एग्रीमेंट के तहत बरतानवी जो उस वक्त सुपर ताकत थी, वो यहूदियों से ये वादा कर लेते हैं कि हम आपको फ़लस्तीन में एक अलग रहने के लिए जगह देते हैं, तो हम आपको वहाँ पे आबाद कर देंगे। 1917 से लेके आज 2025 आ चुका है, और पूरी 1 सदी जो है वो गुजर चुकी है, और इस सदी के अंदर कितने ही ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसके अंदर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन जो हैं उनके ऊपर जुल्म सितम की दास्तान जो है वो रकम की जा रही है। सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असम्बली है, वो जब ये फ़ैसला कर लेती है कि हमने इज़राइल नाम का एक नया मुल्क बनाना है,
तो बुनियादी तौर पर दुनिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है ना, उसी फ्रेमवर्क के अंदर एक अनलीगल या इलीगल जो स्टेट है उसका कयाम 1948 के अंदर आपको वहां पे नजर आता है। अच्छा, अब जो सबसे बड़ा चैलेंज था इजराइल के लिए वो ये था कि अब हम यहाँ पे आ तो गए हैं, बरतानवी जो राज थे उनके कहने के ऊपर हम आ तो गए हैं, अब इन अरबों का हम क्या करें जो यहाँ पे आबाद हैं। अच्छा, तो पहला नकबा होता है 1948 के अंदर। तो नकबा के नतीजे में वहाँ पे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों फ़लस्तीनियों को अपने घरों से निकाला जाता है, उनके घरों को डिमोलिश किया जाता है और उसके नतीजे में उनको डिस्प्लेस किया जाता है कि आप, आज मैं रात सोया था तो फ़लस्तीन में था, सुबह उठा हूँ तो ये इज़राइल था और मुझको निकाला जा रहा है मेरे घर से कि ये इज़राइल है, आप यहाँ से निकल जाओ। फिर उसके बाद 53 की वॉर होती है, फिर 1967 की वॉर होती है, फिर 1973 की वॉर होती है, फिर उसके बाद इंतफादास होते हैं, फर्स्ट इंतफादा होता है, सेकंड इंतफादा होता है और करते करते 7 अक्टूबर 2023 में जब हमास अटैक करता है इज़राइल के ऊपर और उसके नतीजे में इन 1.5 से 2 सालों के अंदर 15 महीनों पे ये जुल्म सितम जो है वो चल रहा है। पूरी दुनिया का वो जो एक थोड़ा सा भरम था वो भी टूट गया कि दुनिया में कोई लॉ नाम की चीज या कानून नाम की चीज है, अब वो भी जमीन दोस्त हो चुका है। कानून की बात आप क्या करें, जिस इंसानियत पे इन्होंने अपने एम्पायर्स बनाए हुए हैं और बातें करते हैं, वो इंसानियत की भी भरम टूट गया ना। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ना मोरल्स आर द टूल्स नॉट द रूल्स। जो मोरालिटीज होती हैं, जो एथिक्स होते हैं, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो सुपर ताकतें जो होती हैं वो टूल के तौर पर उनको इस्तेमाल करती हैं अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आज फ़लस्तीन के अंदर आपने तो यही बात की कि यूनाइटेड नेशंस की जो पनाह गज़ीनों की इमदाद करने वाली एजेंसी है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। भाई, इन्होंने ना तो कोई हस्पताल छोड़ा, ना इन्होंने कोई स्कूल छोड़ा, ना इन्होंने वहाँ पे कोई, इस वक्त जो लोग गज़ा में लौट रहे हैं दोबारा से और वो लाखों की तादाद में हैं और उनका आप विजिलेंस देखें और उनके अंदर दोबारा से लड़ने की ताकत देखें कि मैं वहाँ पे लौट रहा हूँ जहाँ पे मेरा घर नहीं है, मलबे का ढेर है, जहाँ पे पीने को पानी नहीं है, जहाँ पे खाने को खाना नहीं है, जहाँ पे हस्पताल नहीं है, जहाँ पे स्कूल नहीं है, मलबे के नीचे न जाने मेरे प्यारों की लाशें हैं। लेकिन फिर भी लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी जो हैं वो हिजरत कर रहे हैं अपने सदरन गज़ा से और नदरन गज़ा में जाके उसी मलबे के ऊपर क़याम पजीर हैं, वहीं पे रह रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमने जो मनाज़िर इस जंग के दौरान भी देखे कि जो हौसला इन फ़लस्तीनियों का है उसको देखकर ये एक एग्जाम्पल है कि मलबे का ढेर है, बमबारी हो रही है, शहीद किया जा रहा है, उसके बावजूद जो जिंदा दिली से वो सेलिब्रेट करते रहे हैं मुख्तलिफ चीजों को। देखिए, एक सदी के जुल्म सितम जिनके हौसले को नहीं तोड़ सके, सही बात है, जितनी 4-5 आपने जंगें की वो उनको खत्म नहीं कर सकी। तो आप अभी कल परसों डोनाल्ड ट्रंप की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जितने भी फ़लस्तीन नॉर्दर्न गज़ा में आ रहे हैं दे शुड बी रीलोकेटेड इन इजिप्ट एंड इन जॉर्डन एंड अदर अरब वर्ल्ड्स, कि मतलब ये फ़लस्तीन आप खाली कर दो और बाकी इलाकों में आप जाके रहना शुरू कर दें। अब ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनको हिस्ट्री के हवाले से पता नहीं है कि ये जो फ़लस्तीनी हैं ये कितने अपने विजिलेंट हैं और अपनी लैंड को लेके ये कितने सेंसिटिव हैं, कि मतलब एक पूरे मुल्क के अंदर 18 से 22 लाख की एक खित्ता है जिसको आप गज़ा कहते हैं। अच्छा, गज़ा के अंदर तो आपने सीज फायर कर लिया और जब ये हुआ था तो मैंने एक प्रोग्राम में ये बात की थी कि अब ये बात वेस्ट बैंक की तरफ आएगी कि गज़ा के ऊपर एक डील तो वो आपको नजर आई जो कि सामने आपको नजर आ रही है कि ये हमास और इजराइल के दरमियान हुई है, और एक जो डील थी वो बिल्कुल साइड लाइन थी जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में हुई थी, जिसके बारे में जो न्यूज़पेपर हैं इजराइल के वो ये लिख रहे थे कि बुनियादी तौर पर वेस्ट बैंक की कीमत पर कि वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन हो जाएगी इजराइल के साथ, इस कीमत पर आपने गज़ा के अंदर सीज फायर करवाया है, जंग बंदी करवाई है। और अब आप देख रहे हो कि वेस्ट बैंक इज़ एन अदर गाज़ा और वहाँ पे भी वही जुल्म सितम, वही बमबारियाँ और वही जबरो इस्तबदाद। तो डॉक्टर साहब, इसका हल क्या है? ये जो हम मतलब ये एक वो खत्ता है जो इतने सालों से एक सफ़र कर रहा है, वहाँ के लोग, उनकी नस्लें, उनकी जनरेशन, बिल्कुल बिल्कुल आप इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि जो किरदार अदा जिनको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, मुहाफिजों से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। एब्सोल्युटली, मतलब जिन्होंने आपकी हिफाजत करनी थी वो थी इंटरनेशनल लॉ, वो थी यूनाइटेड नेशंस, वो आपके अगेंस्ट हो रहे हैं। अब जरा सुनने, 1945 से लेकर 1925 तक 2025 तक 100 से जायद करारदादें यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने इन द फेवर ऑफ पैलेस्टीनियन पास की हैं। अच्छा, और दुनिया की जो सुपर पावर है
जिसने इस लॉ को इन्फोर्स करवाना था, 89 करारदादें वो मुल्क वीटो कर देता है इन द फेवर ऑफ इजराइल। 89 12 करारदादें तो इन 15 महीनों के अंदर जो हैं, 4 जिनके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो कर दिया अमेरिका ने, जिसको ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि दुनिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है ना, उसी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर इजराइल की तश्कील हुई थी। मतलब लॉ आपने वो बना दिया, लाइक मैं आज से ये कानून बना दूं कि चोरी करना जायज है, मतलब लॉ ने एक क्राइम को जस्टिफाई कर दिया। तो इंटरनेशनल लॉ जो है उसने इजराइल की तश्कील को जस्टिफाई कर दिया कि इंटरनेशनल फोर्सेस, और इसके पीछे एक पूरी दास्तान है। सदियों तक ये जो ईसाई क्रिश्चियन कंट्री थे ना, इन्होंने यहूदियों के ऊपर बड़ा जुल्म किया है। सिर्फ मुसलमानों का रीजन ऑटमन एम्पायर ले लें या इस्लामी दुनिया की तारीख आप उठा लें, हमारी जो मुसलमानों की तारीख में सिर्फ यहूदियों को सुकून का सांस लेने दिया है, वरना पूरी दुनिया में ये दर बदर थे। और इसीलिए इनको एक नए खित्ते में जगह देने की बात की गई थी बरतानिया की तरफ से, कि वो इनसे एक तरह से जान छुड़वाना चाहते थे कि यार हमारी जान तो आप छोड़ो, ठीक है, और उनको फिर इस खित्ते के अंदर आके आपने आबाद किया। असल में ये वो बर्डन ऑफ गिल्ट है उन तमाम बड़ी ताकतों का, जिनको ये पता था कि हमने सदियों तक इनके साथ ये किया है, और अब इनके हर जुल्म के ऊपर, हर जबर के ऊपर इसलिए वो आंखें बंद कर रहे हैं क्योंकि यही जुल्म सितम वो इनके ऊपर करते रहे हैं। अच्छा, अब ये हॉलोकॉस्ट की बात करते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये हो गया वो हो गया। हॉलोकॉस्ट से लेके जेनोसाइड जो गजा के अंदर हुई है, जो एथनिक क्लिनजिंग गजा के अंदर हुई है, इसकी तारीख में भी आपको मिसाल नहीं मिलती है। तो यूनाइटेड नेशंस की जब करारदादों को आप अपने पांव तले रोंदते हुए अपने उन मजमूम मकासद के हुसूल के लिए मेहनत कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे, और मुझे पता है मेरे पीछे अमेरिका खड़ा है, आज अमेरिका इजराइल की पुष्ट से हाथ उठा ले तो ये इजराइल जो है ना 2 हफ्तों से ज़्यादा जंग लड़ने की सलाहियत नहीं रखता। और इसके आपने तारीख बता रही है, 67 की वॉर के बाद 6 डे वॉर थी वो, ठीक है, उसके बाद 73 की जंग, ये लॉन्ग टर्म जंग लड़ने वाला मुल्क है नहीं। बस इनको शेयर हासिल है, दैट्स व्हाई दे आर अमेरिका एक तरफ सीज फायर करवा रहा है और दूसरी तरफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेपन्स के जो एग्रीमेंट्स हैं वो उनके साथ साइन हो रहे हैं। लेकिन हिपोक्रेसी, एक जो उम्मीद का एलिमेंट है ना गुज़िश्ता 15 महीनों के अंदर वो जरूर इमर्ज हुआ है। यूरोपियन कंट्री जो थे ना, इन्होंने कभी भी इजराइल को ऐसे कंडेम नहीं किया था जैसे इस वक्त आपको स्पेन की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की तरफ से और इंटरनेशनल जो अदारे हैं, आईसीसी क्या कहती है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने क्राइम वॉर्स को कमिट किया है, लिहाजा जिस भी मुल्क में ये जाए इसको गिरफ्तार किया जाए। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, ये पहले कभी नहीं हुआ कि इंटरनेशनल वो अदारे जो आज तक फियर में थे, खौफ में थे कि अगर हमने इजराइल के खिलाफ कोई डिसीजन ले दिया सॉरी, तो हमारे खिलाफ हमारी वो जो फंडिंग है वो रोक ली जाएगी, क्योंकि ये अदारे भी तो फंड पे चलते हैं और इनको जो फंड करता है वो भी मुझे ब्रेक लेनी है, आप बात को वाइंड अप करें प्लीज। जी आप वाइंड अप कर लें। तो इमदाद भी वही देते हैं। तो अब ये जो मालिक है ना, नोम चॉम्स्की ने किताब लिखी थी रॉग स्टेट के नाम से, जो जिसका थीम ये था कि दुनिया में वो स्टेट रॉग स्टेट होती है जो कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करती है, और वो अमेरिकन राइटर है, और वो ये कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ी रॉग स्टेट अमेरिका खुद है, जिसने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल लॉज को वायलेट किया है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मोरल्स जो होते हैं वो टूल हैं, वो रूल नहीं है। जब तक अरब वर्ल्ड, जब तक इस्लामी दुनिया इकट्ठी नहीं होगी, कल को यही कुछ इनको देखना पड़ेगा जो आज फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है। अरबों ने ना, मैं आखिरी बात मुकम्मल कर लूँ, अरबों ने ऑटमन एम्पायर को तोड़ने के लिए इन्हीं सुपर पावर्स का साथ दिया था 1917 में, और जब जंग बंद होगी ना तो उन्हीं सुपर पावर्स ने जिन्होंने उनका साथ दिया था, यही सीरिया था, यही अरब वर्ल्ड थी, इनके ऊपर वही जुल्म और सितम किया था जो उन्होंने ऑटमन्स के ऊपर बाद में किया था। लिहाजा सुपर ताकतें हमेशा अपने मफाद को देखती हैं, ये हमारे डिफरेंसेस को फ़ायदा उठाती हैं। मेरी और आपकी लड़ाई होगी, हमें कहेंगे आप इनके ऊपर अटैक कर दो, हम आपके साथ हैं, और जब हम लड़ पड़ेंगे, मैं भी कमज़ोर पड़ गया, आप भी कमज़ोर पड़ गए, और वो आके आपके ऊपर गलबा कर लेंगे। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और अल्लाह ताला इन फ़लस्तीनियों की मुश्किलात को मज़ीद आसानी करे, हम यही दुआ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो हालात व वाक़यात हैं, और जिन एजेंसीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन इंटरनेशनल इदारों का जिक्र कर रहे हैं,
क्या उनकी खामोशी वही बात है कि शायद ये गिल्ट है उनका कहीं का कहीं, जो भी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, लेकिन इसका नतीजा कब तक फ़लस्तीनी भुगतेंगे और क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम इस दुआ के साथ जी कि अल्लाह ताला मुश्किलात आसान करे। ब्रेक लेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपका। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब कुछ हम क्रिकेट की बात करेंगे। आपको हमने रावलपिंडी स्टेडियम लेके जाना है, लेकिन उससे पहले हमने आपको लाहौर और कराची के स्टेडियम्स के हवाले से भी बताया था, क्योंकि आपको पता है चैम्पियंस ट्रॉफी होने वाली है, तैयारियां हैं, तज़ीनो आराइश है, सबका काम जारी है। 10 दिन बाद जो इंटरनेशनल की क्रिकेट ICC की जो क्रिकेट बॉडी है वो इन स्टेडियम्स का चार्ज संभाल लेगी, लेकिन रावलपिंडी स्टेडियम में भी कुछ रेनोवेशन का काम जारी है। क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे उस्मान मुगल इस हवाले से बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी के हवाले से इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर तैयारियां जो है वो ज़ोरों शोर से जारी हैं और चेयरमैन PCB की जानिब से ये हदायत दी गई थी कि 30 जनवरी तक लाहौर, कराची और रावलपिंडी के तमाम क्रिकेट स्टेडियम जो है उन्हें बैनुल-अक़वामी मयार पर जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। यहाँ पर इस वक्त तज़ीनो आराइश का काम जो है वो दिन रात जारी है और मुख्तलिफ औकात में टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं। और कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके बैठने के लिए जो इंतज़ामात थे, यहाँ पर कुर्सियों को जो है वो रंग किया जा रहा है और उसके साथ जो बॉक्सेस हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और इन बॉक्सेस को जो मुख्तलिफ खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के उनके नाम से जो है वो मंसूब किया गया है, जिनमें यासिर इरफात हैं, सुहेल तनवीर, शुएब अख्तर, दीगर जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल के मैदानों में अपना लोहा मनवाया और अपनी सलाहियतों को उजागर किया, उनके नाम से इन बॉक्सेस को जो है वो मंसूब किया गया है। क्योंकि आइंदा माह ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हैं वो खेले जाएंगे। 8 टीमें हैं मजमूई तौर पर और ये 15 मुकाबले जो हैं लाहौर, कराची और रावलपिंडी के स्टेडियम्स के अंदर जो है वो खेले जाएंगे। और इस हवाले से जो भारतीय मीडिया है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वावेला कर रहा है, क्योंकि भारतीय मीडिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि किसी सूरत भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगी और उस पर जो ICC है उसकी जानिब से ये फैसला किया गया है कि 5 मैचेस जो हैं वो दुबई में करवाए जाएंगे और ये ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जो है ये हाइब्रिड मॉडल के तहत जो वो खेली जाएगी। अगर भारत सेमीफाइनल या फाइनल तक रसाई हासिल करता है तो फिर 5 मैचेस जो हैं वो दुबई में होंगे और अगर सेमीफाइनल या फाइनल से पहले ही भारतीय टीम को जो है वो इस सीरीज से बाहर कर दिया जाता है, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी से भारतीय टीम बाहर हो जाती है, तो ये मेज़बानी का सारा सहरा जो है ये पाकिस्तान के सर सजेगा और तमाम मैचेस और ये पूरा इवेंट जो है इसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के तहत ये ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो हो रही है और उसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला जो मैच है वो भी दुबई में खेला जाएगा। उसके साथ 2027 में जो वीमेन चैम्पियन ट्रॉफी है उसकी मेज़बानी भी पाकिस्तान करेगा, जबकि उसके साथ 2026 में जो ट्रॉफी के नॉकआउट मैचेस हैं उनके हवाले से भी ये फैसला किया जाएगा कि वो भी मेज़बानी पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन इस वक्त भारतीय जो टीम है उसकी हटदर्मी मौजूद है और उसकी जानिब से क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि पाकिस्तान को जो मेज़बानी का हक दिया गया है ये फौरी तौर पर वापस भी हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब जो चेयरमैन PCB हैं मोहसिन नकवी, उनकी जानिब से लाहौर, कराची और रावलपिंडी के स्टेडियम में तज़ीनो आराइश का जो काम है वो दिन रात जारी है और 30 जनवरी से पहले ये तमाम काम जो है वो मुकम्मल करने की हदायत जो है वो दी गई हैं। और उसके साथ चूँकि 14 अगस्त यानी गुज़श्ता बरस 14 अगस्त को तमाम जो स्टेडियम हैं उनको बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक जो वो अपग्रेड करने का फैसला किया गया था और एक निजी कंपनी जो है उसे ये ठेका दिया गया है और उसके मुलाजमीन यहाँ पर अब काम कर रहे हैं। और 11 जनवरी को ICC की जो वफ़द था उसने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया था और यहाँ पर इंतज़ामात का जायज़ा लिया था और जो पिच है उसका भी मयार चेक किया था। लेकिन इस वक्त काम जो वो तेज़ी से जारी है। कैमरामैन अंजुम शहजाद को एक दफ़ा फिर कहूँगा कि वो आपको दिखाएँगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त न सिर्फ तैयारियों का सिलसिला जारी है बल्कि जो बॉक्सेस हैं इंटरनेशनल बॉक्सेस वो भी यहाँ पर जो है वो बनाए जाएंगे और तकरीबन 16,000 से ज़ायद शायकीन क्रिकेट जो हैं वो उनके बैठने की यहाँ पर गुंजाइश मौजूद है। तैयारियाँ इस तरह जारी हैं कि 30 जनवरी से पहले ये डेडलाइन दी गई है कि 30 जनवरी से पहले तमाम तैयारियाँ जो वो मुकम्मल की जाएँ और आइंदा
माह यानी 19 फरवरी से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हैं वो शुरू होंगे और मजमूई तौर पर ये 15 मैचेस हैं और उसके हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जाएंगे। और आईसीसी ने रावलपिंडी पुलिस के हुकाम से जो वो राब्ता कर लिया है, जबकि लाहौर और कराची में भी तैयारियां जो वो ज़ोरों शोर से जारी हैं और वहाँ भी 30 जनवरी की डेडलाइन दी गई है कि 30 जनवरी तक तमाम काम जो वो मुकम्मल किया जाएगा और इसका बाकायदा तौर पर जो इफ्तिताह है वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है वो करेंगे। चूँकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा इवेंट है और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ है कि पाकिस्तान इस दफ़ा इसकी मेज़बानी करेगा, लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए सूरत हाल तो इस वक्त तीनों बड़े शहर हैं और वहाँ पर खेलों के मैदान जो है वो दोबारा से आबाद होने के लिए बड़ा इवेंट पाकिस्तान के ज़िम्मे है और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान को सौंपी गई है कि वो इसकी मेज़बानी करेगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इस पूरे इवेंट की अगर मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि भारतीय टीम को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से जो वो आउट करना होगा और अगर सेमीफाइनल या फाइनल तक उन्होंने रसाई हासिल कर ली तो 5 मैचेस हैं जो फिर दुबई में होंगे। और इस हवाले से भारतीय मीडिया की जानिब से भी इस वक्त क्या सराहियाँ की जा रही हैं, इल्ज़ाम तराशी भी की जा रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर ये इवेंट पाकिस्तान में करवाने में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद 2026 और 2027 के जो मेगा इवेंट्स हैं उनकी मेज़बानी पाकिस्तान को सौंपे जाने के हवाले से भी जो हतमी फैसला है वो किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो आईसीसी की टीम ने जो दौरा किया था, जो वफ्द ने यहाँ पर दौरा किया था, उसके बाद काम में काफ़ी तेज़ी आई है कि बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक रावलपिंडी, लाहौर और कराची के जो स्टेडियम्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए और यहाँ पर मेगा इवेंट्स जो हैं उसकी मेज़बानी पाकिस्तान करे। जी वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। जिस टॉपिक पर मैं बात करने लगी हूँ, मैं ऑफर बात कर रही थी कि मुझे बात करते करते थोड़ी शर्म सी आ रही है, क्योंकि कभी कभी हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी ये मसला रहता है और मेरे अंदर है। मैं एडमिट कर रही हूँ नेशनल टेलीविज़न के ऊपर कि मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है बहुत सारी चीज़ों को लेके। कुछ चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन ये जो बर्दाश्त है इसके अंदर बैलेंस या जो अदम बर्दाश्त है उसके हवाले से बात करेंगे। क्या वाकई हम जितना आजकल सोशल प्रेशर्स, काम, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ में जो आपकी इतनी फास्ट चल रही हैं चीज़ें, उसमें जो अदम बर्दाश्त का फैक्टर है विद ईच पासिंग डे हमारे अंदर जो आ रहा है, इसके क्या फैक्टर्स हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। और जो ओवरऑल एक माशरे में बिगाड़ की सूरत हाल भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। एक फल फरोश का वाक़या है जिसके हवाले से भी मैं जिसको रेफ़र भी कर रही हूँ कि इसलिए कत्ल किया गया कि उसने सेब की कीमत कम करने से इनकार कर दिया था। तो ये जो हम अपने अंदर सुपीरियरिटी या ताकत का एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं कि ये हमें हर चीज़ का राइट देता है। आज हम इस पर भी बात करेंगे और ये जो वाक़या पेश आया है इस पर भी ज़रा हम कुछ साइकोलॉजिकली चीज़ों को कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एज अ सोसाइटी क्या बिहेवियर है इस पर बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, सोशियोलॉजिस्ट। उनको खुश आमदीद। रमज़ान, सॉरी, आई एम सो सॉरी। डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ से जी हमारे साथ समन इश्तियाक हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। आज हम अपनी डाइट के हवाले से भी बात करेंगे और क्या सूरत हाल है इस पे समन हमें बहुत बेहतर बताएंगी कि ब्रेकफास्ट करना कितना ज़रूरी है। हम नॉर्मली स्किप कर देते हैं आम ज़िंदगी में, हमें पता नहीं होता और कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं हमारी लाइफ में। पूरे दिन हमने गुजारना होता है, काम पे जाना होता है, तो इसका हेल्दी और जो बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो क्या है। इसके साथ साथ उबैद चौधरी हमारे साथ किचन में मौजूद हैं, शेफ़ हैं। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं। आप मैं बिल्कुल ठीक। क्या बना रहे हो उबैद आज आप? आज हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट रेसिपी शक्शुका। शक्शुका, ओके। बेसिकली इसका ओरिजिन जो है ये टनीजिया, ठीक है, और लेकिन अब ये पूरे मिडिल ईस्ट में एज अ ब्रेकफास्ट या फिर ब्रंच के में ये यूज होता है। आपने हमारे टॉपिक के हिसाब से किया है कि आपने ब्रेकफास्ट बनाना है। वेरी गुड। अच्छा जी, डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो एज अ सोसाइटी हमारा बिहेवियर है, अदम बर्दाश्त को हम ज़रा एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं कि एक चीज़ होती है कि बर्दाश्त करते रहना, उसमें भी एक बड़ी फाइन लाइन है, और ये जो एज अ सोसाइटी हमारा बिहेवियर, इस पे भी बात का आगाज़ कीजिएगा। जी, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे बिहेवियर्स हैं इनका एक, अगर हम इसका थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस करें तो जैसे आप देखते हैं ना कि सॉफ्टवेयर, सर्टन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो हैं वो एक लैपटॉप या कंप्यूटर की जो एलईडी है उस पर डिमॉन्स्ट्रेट कर रही होती हैं सर्टन थिंग्स। बिल्कुल ठीक। हमें एक जो है एक पिक्चर है या हमें कोई एक विजुअल जो है वहाँ पे नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके पीछे हम सब जानते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर
एक कंपैटिबिलिटी के साथ चल रहे होते हैं। तो इसी तरह से जो ह्यूमन बिहेवियर है दैट इज़ नॉट डिस्क्राइब्ड एट रैंडम। उसको हम जब भी हमें देखना है, हमें ये देखना है कि उसको शेप करने में भी सर्टन एलिमेंट्स हैं, सर्टन उसके पीछे फैक्टर्स हैं जो उनको शेप करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उनकी वजह से ही हमारा जो है एक बिहेवियर डेवलप होता है। मैंने ये बात इसलिए की ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि हम जब बिहेव करते हैं तो उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें जो अभी जब आपने अदम बर्दाश्त की बात की तो आजकल के सिनारियो में हम देखते हैं, अभी आपने जो फैसलाबाद का एक इंसिडेंट है, वहाँ पे जो डिस्कशन हुई बिल्कुल एक आम सी डिस्कशन थी और उसकी बेस पे एक मर्डर हो गया। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन उसको अगर मैं देखूं तो उस पे आप देखें, हम एज्यूम कर सकते हैं कि उनके दरमियान कोई ना कोई थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कह लें कि इंटरेस्ट होगा, थोड़ा बहुत आर्गूमेंटेशन हुई होगी जो एक दूसरी पार्टी को अच्छा नहीं लगा और उसने उसको मार डाला। लेकिन इससे पहले मैं एक और इंसिडेंट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि जो पाकिस्तान में भी हुआ, और वो ये था कि एक एनिमल, एक किसी का एक एनिमल, जैसे सिंध में वो एक ऊँटनी एक ज़मींदार के खेत में चली गई तो उसने उसकी पकड़ के उसकी टांग काट दी। रिमेंबर। ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि उसके साथ उसकी कोई डिस्कशन नहीं हुई, वो तो एक उस बेज़ुबान सी चीज़ वहाँ पे थी। कुछ ऐसा नहीं है। सो वी हैव बिकम सो इनटॉलरेंट। अब बेसिकली उस इंडिविजुअल की जो है उसकी बिहेवियर को हमें देखना चाहिए कि उसको कैसे शेप हुआ, किस तरह की चीज़ों में वो आया। तो जब हम आपस में मिलते हैं, जब हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं एज एन इंडिविजुअल, एज ए सिटीज़न, तो वी हैव डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट थाट्स, डिफरेंट ओपिनियंस, इवन डिफरेंट बिलीव्स। तो हम हमेशा उसको जब कह लें कि हम आपस में एक लेवल पे नहीं होंगे, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो वहाँ से ही इंटॉलरेंस जनरेट होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उस इंटॉलरेंस की वजह से हमें फिर डे टू डे बेसिस पे हमें बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। जैसे हम इवन अपने रोड्स पे देख लें कि छोटी सी चीज़ है, आप फर्ज ओवरटेक कर लें, पर्सनल हो जाता है। आप कह लें कि लेन हम नहीं मेंटेन रखते और हम बिल्कुल भी उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। हम ऑपोजिट साइड से आ रहे हैं और लेकिन हम मेक श्योर करें कि अगले को हम बुरा भला भी कहें और उसको ये भी घूर के भी जाएं, हालांकि हम सही जा रहे हैं पर वो आ रहे हैं, उन्होंने गलती फिर भी हमारी है कि हमने उनको देख के गाड़ी नहीं साइड पे की। जी एग्जैक्टली, ये हमारा डे टू डे बिहेवियर है। एब्सोल्युटली। और उसमें फिर ये ग्रेजुअली ट्रैवल करता है टुवर्ड्स, फिर हमारे कह लें कि एक सॉर्ट ऑफ कन्फ्रंटेशन डेवलप होती है, चाहे वो बिलीफ सिस्टम पे हो, चाहे वो हमारी कल्चरल रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ की बेस पे हो, या हमारी कोई पॉलिटिकल बेसिस पे हो। तो बेसिकली ये चीज़ है। तो उसमें जब हम इंटॉलरेंस की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप कहते हैं कि पैराडॉक्स ऑफ इंटॉलरेंस। उसमें ये है कि वी हैव टू टॉलरेट एट सम लेवल टू गिव अदर पीपल ए स्पेस। जब हम फ़र्ज़ कर लें कि अगर हम इनटॉलरेंट बिल्कुल होंगे हर चीज़ के हवाले से, तो कोई आपको किस हद तक टॉलरेट करेगा। ठीक है। तो इसलिए ये एक एलिमेंट ऑफ म्यूचुअलिटी है इसमें कि हमें दूसरे लोगों के साथ भी देखना है कि जिनके साथ भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम उनको समझें कि उनके अपने कुछ राइट्स हैं, उनकी अपनी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग है, कोई बिलीफ सिस्टम है। दे हैव द राइट, इक्वल राइट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ देयर आइडियाज़। तो हमें उनको सुनना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और ये चीज़ें जो हैं, ये मैं ये कहूँगा कि ये स्टार्ट होती हैं सिंस आर चाइल्डहुड, जब हमारी ग्रूमिंग हो रही होती है, तो उस वक्त हम वी बेसिकली इनकलकेट दीज थिंग्स इनटू द पर्सनैलिटी ऑफ चिल्ड्रन। डॉक्टर साहब, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन बीच में हम ज़रा डिस्कशन को और भी करते हैं, और क्योंकि हमने चाइल्डहुड ट्रॉमास का जिक्र करना है, उस पर भी बात करेंगे। समन, ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बादशाहों की तरह नाश्ता करना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग नहीं करते और हम स्किप कर देते हैं। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द ब्रेकफास्ट? अच्छा अर्मिला, जो ब्रेकफास्ट है ना, वो आपके पूरे दिन का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील है। Okay. हम जैसे अभी आपने बात की, हम सुनते आ रहे हैं कि ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक अ किंग, कि नाश्ता आपका बादशाह की तरह,
लंच आपका वज़ीर की तरह और डिनर जो है वो फ़कीर की तरह होना चाहिए। बट हो क्या रहा है कि उसका ऑपोजिट हो रहा है कि डिनर हम बिल्कुल वो ऐसे खाते हैं आखिरी बार मिल रहा है, अल्लाह माफ करे, ऐसे खा रहे होते हैं रात का खाना कि हमारे वो एपेटाइट से ज़्यादा खाते हैं। और अर्मिला आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखें कि आप सुबह उठते साथ, हमारे पास जितनी अभी तक मुझे क्लिनिकल प्रैक्टिस हो चुकी है, पेशेंट्स आ रहे हैं एसिडिटी से, हार्ट बर्निंग से, कि आप रात को लेट नाइट खा रहे हैं और ओवर कंजप्शन ऑफ कैलोरीज कर रहे हैं और जाकर आप सो रहे हैं, तो उसके आपके साइड इफ़ेक्ट्स मॉर्निंग में क्या आ रहे हैं कि आप एसिडिटी, हार्ट बर्निंग, ओबेसिटी, डिफरेंट चीज़ों की तरफ आप जा रहे हैं। एक तो ये चीज़ कि हम ब्रेकफास्ट, और ऊपर से हमें अक्सर हम अपने सर्कल में सुन रहे होते हैं कि लोग कह रहे होते हैं कि हम तो ब्रेकफास्ट करते ही नहीं हैं, हमें आदत ही नहीं है। और स्कूल्स बच्चे जा रहे हैं तो एम्प्टी स्टमक जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, ऑफिसेज जा रहे हैं एम्प्टी स्टमक, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी बॉडी सारा दिन आपका साथ देगी? आपके एनर्जी लेवल्स इतने जो है वो ड्रेन हो जाते हैं कि हम कुछ खा ही नहीं रहे। और फिर अगर हम खा रहे होते हैं तो फिर हम लंच में हम जंक फूड खा रहे होते हैं या फिर जो भी चीज़ आपके सामने आ रही होती है वो हम खाना शुरू कर देते हैं। सो ये हम बहुत गलती कर रहे होते हैं कि हम ब्रेकफास्ट बिल्कुल ही क्विट कर देते हैं। ब्रेकफास्ट आपकी लाइफ का, आपके पूरे दिन का, आपकी दिन का जो शुरुआत है वो आपके एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ब्रेकफास्ट की बात हो रही है और किचन में कुछ बन रहा है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस डिश को बनाने के लिए, उबैद बताएं। सबसे पहले शक्शुका के लिए मैंने लिए 2 चॉप्ड अनियंस, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला 2 से 3 टेबलस्पून। अनियन जैसे ट्रांसलेट हुए हैं मैंने इसके अंदर डाल दिए 2 डाइस्ड टोमेटोज और गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। इनको मैं इकट्ठा अब इतना पकाया कि सारी चीज़ें जो है वो सॉफ्ट हो गई हैं। उसके बाद मैंने सीजनिंग शामिल की जिसके अंदर था सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, पेपरिका, ब्लैक पेपर एंड ज़ीरा। और अब ये भूनना, जैसे ही इसके ऊपर ऑयल आएगा तो हम इसके अंदर ये 4 अंडे जो हैं ये शामिल करेंगे और इसको हम स्टीम दे देंगे ताकि अंडे इसकी स्टीम में पक जाए। और एंड पे हम इसके ऊपर हल्का सा ऑरिगेनो एंड स्प्रिंग अनियंस इसको गार्निश कर देंगे। इसको आप क्या कहते हैं पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं और बगेटी ब्रेड के साथ भी। और ये जो हाफ कुक्ड एग्स रहेंगे इसके अंदर या नहीं, प्रॉपर कुक हो जाएंगे। ओके, हम साथ ये अच्छा, ये चॉइस होती है आपकी कि आप इसको हाफ फ्राई की तरह रखना चाहते हैं इसकी यॉक को, या आप इसको फुल कुक करना चाहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। ओके, अच्छा समन, हमने नॉर्मली देखा है कि हम अगर ब्रेकफास्ट कर भी रहे हैं तो हमारा ब्रेकफास्ट इज़ नॉट बैलेंस्ड। हम किसी चीज़ का बहुत एक्सट्रीम ले रहे होते हैं या बहुत लाइट कर रहे होते हैं। एक प्रॉपर हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या होता है? अच्छा अर्मिला, हम जो कर रहे होते हैं ना, बेसिकली हमारा ये होता है या तो हम चाय ले रहे हैं, सुबह चाय बिस्किट से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं इस बात पे देख रही, मेरी तो रोज़ का रूटीन है चाय बिस्किट। एग्जैक्टली और हम ले रहे हैं तो फिर ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हैं। जबकि एक हेल्दी जो ब्रेकफास्ट है उसमें सबसे पहले आपका प्रोटीन पोर्शन, जो कि आपका एग, आपके शामी कबाब, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। आपका एक प्रोटीन पोर्शन और उसके साथ आपके कार्ब्स, अनाज का पोर्शन, जिसमें आपकी चपाती मल्टीग्रेन की जो होती है वो आप ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, सीरियल्स ले सकते हैं। और समटाइम्स अगर आपका दिल नहीं कर रहा है एक फुलफिल पूरा ब्रेकफास्ट करने का, तो आप एम्प्टी स्टमक ना भेजें बच्चों को, या खुद भी एम्प्टी स्टमक ना चाहिए, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, उसके साथ कैल्शियम, दूध का इंटेक ले सकते हैं, दही के साथ स्मूदीज ले सकते हैं। ये सारे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है। गलती हम अर्मिला क्या कर रहे होते हैं कि ब्रेकफास्ट की टेबल पे हम बैठे हैं, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है, लेकिन उसके साथ हम चाय, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी या कोई भी कहवा साथ ले रहे होते हैं, जो आपकी जो इंपॉर्टेंट मील है, बैलेंस मील, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं होने दे रहा होता। उसके इंग्रेडिएंट्स को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे होते। आप अगर एक लेट्स सपोज कि एक आप जैसे इतनी अच्छी रेसिपी बन रही है कि आप एक वेजिटेबल्स डाल रही है, एग ले रहे हैं, लेकिन आप साथ चाय की कंजप्शन कर रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी, तो वो आपकी एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। आपके जितने आपकी एग से प्रोटीन जा रहा है, वेजिटेबल से आयरन जा रहा है, दूध से आपका कैल्शियम जा रहा है, तो आप साथ ऊपर कैफीन ले रहे हैं, तो वो तो आपके एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। तो आप चाय कॉफ़ी ब्रेक के बाद लें, क्या पहले लें, बाद में लें, उसका क्या है? क्योंकि नॉर्मली लोग लेते हैं ब्रेकफास्ट। जी बिल्कुल। और आइडियली हमें कहा जाता है ना कि एक एशियन का कल्चर है कि हम चाय कॉफ़ी के बगैर हम फंक्शन नहीं कर पाते। We can't process. तो आप ले सकते हैं, बट एक 50 to 20 मिनट्स के गैप से या हाफ एन आवर के गैप से आप ले सकते हैं। ओके, 20-30 मिनट्स का आप गैप दें, उसके बाद आप चाय कॉफ़ी लें, पहले आप ब्रेकफास्ट अच्छे से करें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे आपने खुद भी कहा, हम चाइल्डहुड जो हमारे मैं ट्रॉमास कह लूँ, कॉम्प्लेक्सेस कह लूँ, या आप मुझे अप्रोप्रिएट वर्ड बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें इन द लेटर एज देखा है ट्रिगर करती हैं लोगों को, चाहे हम रोज पे देख रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में देख रहे हैं, पर्सनल लाइफ में देख रहे हैं, वो ट्रिगर को हम कहीं ना कहीं इनटॉलरेंस का नाम दे देते हैं। आप क्या समझते हैं, ये भी एक फैक्टर है? डेफिनेटली ये एक फैक्टर है, और इसको हम आमतौर पे कहते हैं कि ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, PTSD जिसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। वो हमारे लॉन्ग लाइफ हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं, पर्टिकुलरली
उस तरह के PTSD जो हमने एक्सपीरियंस किए होते हैं हमारे चाइल्डहुड में, ठीक है, वो हम कैरी करते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड। अब फ़र्ज़ करें कि जो बच्चे हैं वो, उनको अगर आप कुछ नहीं कह रहे लेकिन उनके सामने कोई हार्श बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे हैं, या ठीक है, सिंपली फ़र्ज़ करें हस्बैंड एंड वाइफ हैं घर में, वो आपस में किसी बात पे कोई एग्रेसिव होते हैं, ऊंचा बोलते हैं, शाउट करते हैं। अब वो बच्चों को कुछ नहीं कर रहे, बच्चे सिर्फ उनको विटनेस कर रहे हैं, बट दे आर गेटिंग द एडवर्स इफ़ेक्ट। उसकी इम्प्लीकेशन होती है बच्चों पे, जस्ट विटनेसिंग ऑफ दी सम वायलेंट सिचुएशन, उसकी इम्प्लीकेशन होती है और वो कैरी करते हैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर ग्रेजुअली रिफ्लेक्ट होती हैं। इस तरह से एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी हम डिफरेंट, उसे आप कह लें कि स्ट्रेसर्स को हम ले रहे होते हैं, और बहुत सारे स्ट्रेसेस ऐसे हैं जो अनकॉन्शियसली हम ले रहे होते हैं और वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, बट वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं होता। आप कोई फ़र्ज़ करें मीडिया में कोई चीज़ देख रहे हैं, देखें ना, कभी एक ज़माना था कि हम कहते थे कि जी ये बच्चों के साथ सख्ती करेंगे तो ये पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें बड़ी इनकी लाइफ डिसिप्लिन होगी। लेकिन अब कुछ अरसे से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमने एक स्लोगन इंट्रोड्यूस करवाया जिसे आप कहते हैं कि मार नहीं प्यार। तो अब वो जो एक स्लोगन है वो सिंपली कुछ वर्ड्स नहीं है, उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करवाया गया है कि जब आप फ़र्ज़ करें एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाते हैं लर्निंग के लिए, तो फिर उससे आपकी मेंटल ग्रोथ होती है। बिल्कुल सही है। तो जो ख़ासकर जो एडोलेसेंस का फेज़ है, चाइल्डहुड का फेज़ है, उसमें जो 3 तरह की आपकी ट्रॉजेक्ट्रीज़ हैं डेवलपमेंट की, उसमें फ़र्ज़ करें आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, फिर आपकी बायोलॉजिकल फिज़िकल डेवलपमेंट है, देन आपकी एक सोशल डेवलपमेंट भी है, ठीक है, जो हम दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से सीखते हैं। और इसमें हमारी जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है उसमें ये है कि जो हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन है उसको मौका मिलना चाहिए कि हम बोलें और दूसरों को भी सुनें, ठीक है। मसलन हमारा वी शुड गिव अदर पीपल द राइट टू डिसएग्री, कि जब तक हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि दूसरों को भी कोई राइट है कोई डिफरेंट बात करने का या डिफरेंट अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग शेयर करने का, तो हमारे दरमियान इनटॉलरेंस आएगी। और जब इनटॉलरेंस आएगी तो ये एक बेसिक पॉइंट है जहाँ से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, ठीक है। और वो कॉन्फ्लिक्ट आप देखें कि वो ग्रेजुअली आपके कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट में आता है, आपकी रिलीजियोसिटी उसमें इन्वॉल्व होती है, पॉलिटिकल डिस्कशन आप बड़े हम्बल और बड़े प्लेजेंट इन्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो है आप अग्रेसिव हो जाते हैं। और ये जो आजकल हमारे हर घर में है ना, सोशल मीडिया पे, टेलीविजन्स पे, ऐसे हम आपस में पॉलिटिकल डिबेट्स, इतनी एक्सट्रीम और हीटेड डिबेट्स कर रहे होते हैं जिसमें हमें ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हालांकि जिसके लिए आप लड़ रहे हैं ट्रस्ट में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब ऑनेस्टली उनको पता भी नहीं होगा शायद आप उन पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स के लिए आपस में लड़ रहे हैं, वो आपको जानते ही नहीं है, आपको जानते ही नहीं है। एग्जैक्टली, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। और हम उनके लिए अपने अपने रिलेशनशिप्स, अपनी हेल्थ, अपने ब्लड प्रेशर और पता नहीं क्या क्या चीज़ों को ट्रिगर करते हैं, एंड वी डोंट इवन रियलाइज कि हमारे कितना जो वर्स्ट इम्पैक्ट आ रहा है उस पर। बिल्कुल, बट इट डजंट मीन कि आप पॉलिटिकली अपने एक्सप्रेशन को ना करें, आप ज़रूर करें, लेकिन इट शुड बी इन बैलेंस्ड। मुझे ब्रेक लेनी है, जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। अब ज़रा हम किचन का रुख करेंगे जहाँ पे कुछ खुशबू भी आ रही है, कुछ फाइनल प्रेजेंटेशन भी चल रही है। कैमरा जी प्लीज़ इसको दिखाएं फाइनल फ्रेम। और मैं नाम भूल गई हूँ, शक्शुका। ओके, ये मैंने खाया है लेकिन ये मैंने नाम बोलने में बहुत मुश्किल लगता है मुझे। अब आप मुझे बताएं कि ये बिल्कुल रेडी है? जी बिल्कुल रेडी है। फाइनल प्रेजेंटेशन में आपने इसका ब्रेड सर्व किया है? जी, इसके साथ मैंने ये बगेटी ब्रेड सर्व किया, इसको मैंने ग्रिल कर लिया था। अच्छा, इसके साथ पराठा भी सर्व कर सकते हैं और प्लेन रोटी भी सर्व कर सकते हैं। वेरी और इसको मैंने गार्निश कर दिया स्प्रिंग अनियन के साथ।
क्या बात है, बेहतरीन हो गया उवैद, ज़बरदस्त। आपने ब्रेकफास्ट रिलेटेड डिश हमें बता दी है। समन बताएं इस तरह के ब्रेकफास्ट, अच्छा नॉर्मली लोग बोर हो जाते हैं ना एक तरह के नाश्ते कर करके, फिर आपको वैरायटी चाहिए होती है, फिर बच्चे खास तौर पे, तो बच्चों और बड़ों के जो ब्रेकफास्ट है उसमें क्या फ़र्क होता है, हम किस तरह की चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं? अच्छा अर्मिला, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली हम भी देखें तो डेली बेसिस पे एक आप नहीं खा सकते हो ब्रेकफास्ट, आप बोर हो जाते हैं। और जो बच्चे हैं उनकी जब ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट और उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि उनकी प्रोटीन, आयरन और उनका कैल्शियम, विटामिन डी, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो कि आपको प्रोटीन, ये एग, स्क्रैम्बल एग्स, आपके फ्रेंच टोस्ट, आपकी ग्रेन्स, अनाज के पोर्शन, इसमें आप वेजिटेबल्स ऐड कर दें। बच्चों के लंच बॉक्सेस होते हैं, ब्रेकफास्ट के वो प्लेटर्स आते हैं डिफरेंट, आप उसमें एक फ्रूट का पोर्शन रखें, एक में नट्स का रखें, साथ दूध का ग्लास दे दें, साथ अनाज और प्रोटीन का पोर्शन। ये एक बच्चों का एक हेल्दी जो है ब्रेकफास्ट है। ऐसे ही आपका ऑन द अदर हैंड जो एडल्ट्स होते हैं उनमें जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको विटामिन्स और मिनरल्स और फाइबर का बहुत आप रोल होता है, तो आप उसमें अपना फाइबर में रोटी, हमेशा मैं एडल्ट्स को कहती हूँ कि ब्रेड से ज़्यादा है कि आप अपनी रोटी जो घर की है वो करें, और हमेशा याद रखें मॉडरेशन और पोर्शन साइज़, ये एक मेन की है आपकी एक हेल्दी उसकी लाइफस्टाइल की। हर चीज़ आप खा सकते हैं एक मॉडरेशन में और एक पोर्शन कंट्रोल में। कोई भी चीज़ आप अगर अनहेल्दी भी, अगर आप एक हेल्दी जो भी चीज़ है वो भी अगर ज़्यादा आप खाएंगे तो वो भी आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स देंगी। लेकिन हर एक चीज़ जो हम कहते हैं ना, ये ना खाएं वो ना खाएं, अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट के पास तो लोग इस वजह से भी नहीं जाते, इन्होंने सब कुछ मना करना है। हाँ, मना कर देंगे ना, क्या खाएं? एग्जैक्टली। सो आप सब कुछ खा सकते हैं लेकिन एक मॉडरेशन में और एक पोर्शन कंट्रोल करके। सो आप एज अ एडल्ट आप चपाती लें, साथ आप अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घर का जो आपका प्रॉपर एक रोटी सालन होता है आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब ज़रा हम आते हैं कि अब हम इन चीज़ों से टॉलरेंस लेवल को बेहतर करने के लिए क्या ऐसी टिप्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इतना सवेयर जो गुस्सा है या बर्दाश्त वाला फैक्टर है उससे अवॉइड करने के लिए आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करें? जी, उसके लिए मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजीज़ हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि हमें ख़ुद से ये अपने एक इंडिविजुअल लेवल पे ये मान लेना चाहिए कि सारे जो लोग हैं मेरे इर्द गिर्द वो मेरी तबीयत के मुताबिक नहीं हैं, मेरी आइडियालॉजी के मुताबिक नहीं हैं, या जिस तरह मैं सोचता हूँ ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो वी शुड एक्सेप्ट दोज पीपल एज दे आर, और हमें उनको इक्वल एक ह्यूमन बीइंग समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये कि हमें ऐसे रवैयों को फ़रोग़ देना चाहिए कि हम दूसरों को मौका दें कि वो भी अपना व्यू पॉइंट दें और उनको बाकायदा हक़ हासिल है, और गुफ्तगू को हम आर्गूमेंटेटिव बनाएं, उसको अग्रेसिव ना बनाएं। ठीक है। और हम ये ना कहें कि अगर कोई दूसरा बंदा कोई भी ऐसी बात कर रहा है जो फ़र्ज़ करें मेरे आइडियाज़ के साथ कंपैटिबल नहीं है तो ही शुडंट एग्जिस्ट। इस तरह की एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, और ये हमें ख़ुद से रिव्यू करना है। बिल्कुल ठीक है। बाकी ये है कि ख़ासकर जो मतलब मैं पेरेंट्स के लिए ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि उन्हें चाहिए कि वो बच्चों को सुनें और उनके साथ एक फ्रेंडशिप वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, क्योंकि जो आजकल का हमारा टाइम है पर्टिकुलरली सोशल मीडिया का या एक ऑनस्लॉट है इंफॉर्मेशन का, और उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। हमें उन्हें बताना चाहिए कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। बिल्कुल ठीक है। और हमें उनको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि जब आप उनको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देंगे तो दे विल शेयर एवरीथिंग विद यू, और उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा और उनको पता होगा। अगर फ़र्ज़ करें बच्चे घर से फ़र्ज़ करें पेरेंटिंग अच्छी नहीं है, पेरेंटिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, पेरेंटिंग अथॉरिटेटिव है, तो देन वी विल सप्रेस द पर्सनैलिटी ऑफ आवर चिल्ड्रन। और वो जो उसकी सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं जब वो बाहर जाएगा तो दैट विल बी रिलीज्ड, वो कहीं ना कहीं रिलीज़ होगी और वो इनटॉलरेंस की शेप में रिलीज़ होगी। बिल्कुल ठीक तो एक हमारा इस तरह से एक पेरेंटल लेवल है। और जो थर्ड टियर मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारी अपने स्टेट के लेवल पे, हमारे कहने के गवर्नमेंट के लेवल पे इस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिससे हम पब्लिक के बिहेवियर को रेगुलेट कर सकें और उनको एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी दे सकें, और उनके लिए कह लें कि ऐसी पॉलिसीज़ बना सकें कि जिससे वो हार्मनी जनरेट हो, ना कि कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और वो हमें ज़रूर जो है
एक एडवोकेसी के थ्रू हम कर सकते हैं, हम सिविल सोसाइटीज़ को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है, वी एज एजुकेशनिस्ट हम इसका इनिशिएटिव ले सकते हैं। और डेफिनेटली उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है जो मीडिया का है, और मीडिया उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। डेफिनेटली, और अवेयरनेस के लिए आई थिंक हम सबको अपने तौर पे कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए। हम सब कहीं ना कहीं शिकार हैं, हम किसी एक बंदे को नहीं कह सकते। मैं खुद अपने आप को इन चीज़ों में इंक्लूड करती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट इवन रियलाइज़ कि देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन जिसमें हम एक बर्दाश्त करना होता है और एक बहुत ज़रूरत से ज़्यादा करना होता है। ये दोनों चीज़ें, इनको डिफ्रेंशिएट करना और अपनी लाइफ में बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्सर ने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि एज अ सोसाइटी भी हमें इस चीज़ को बेहतर करना है, बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे चैलेंजेस हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल भी है, क्योंकि मैं चैलेंजेस की बात कर रही हूँ। हम अपने इर्द गिर्द भी देखें, हर किसी के मौशी सूरत हाल उस तरह से नहीं है, हर एक के अपने हेल्थ इश्यूज़ हैं, पर्सनल इश्यूज़ हैं। वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी एज अ सोसाइटी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है, और वो फ्रस्ट्रेशन हमें रोड्स पे नज़र आती है, ऑफिस में नज़र आती है, हमारे रवैयों में नज़र आती है। हम बात करते हुए इतनी एग्रेशन से बात कर रहे होते हैं, हम किसी को अगर कोई कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, हमारी टोन इतनी लाउड होती है। सो दैट्स हाउ इट इज़। तो ये सारी चीज़ें भी तो सोसाइटी के फैक्टर्स में आती हैं। बिल्कुल, हम इन्हें कहते हैं कि ये कन्वेंशनल फैक्टर्स हैं। ठीक है, कि फ़र्ज़ करें पॉवर्टी है, या आप ये कह लें कि एक वायलेंस का एक एटमॉस्फेयर है, इनसिक्योरिटी का कोई एक एटमॉस्फेयर है, ये सारे फैक्टर्स हैं। इवन फ़र्ज़ करें इन्फ्लेशन जो है वो लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करती है कि अल्टीमेटली फ़र्ज़ करें एक ब्रेड विनर है, उसके लिए बहुत सारी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उसने फैमिली रन करनी है और उसकी इतनी इनकम नहीं है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इन्फ्लेशन है, तो वो होगा क्या? वो होगा ये कि वो किसी को बहुत सारी चीज़ें खुद से नहीं बता सकेगा कि ये मेरे लिए ये एक स्ट्रेस वाला एलिमेंट है, ये है, वो है। वो चीज़ें अल्टीमेटली अकुमुलेट होती रहेंगी उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, और फिर कहीं ना कहीं वो बर्स्ट करेगा। ठीक है, और उसको पता भी नहीं होगा कि इसके पीछे जो एक बैकग्राउंड में वो फैक्टर है वो कोई और है। तो फ़र्ज़ करें एक बिज़नेस में आना है, लेट्स से उसको कोई लॉस हुआ है, कोई इवन शॉपकीपर है, आज उसकी सेल अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसकी कोई रिकवरी टीम भी आई हुई है, उसने पेमेंट भी करनी है, घर में भी कुछ एक्सपेंसेस करने हैं, कोई बिजली का बिल ज़्यादा है, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब घर आएगा तो फ़र्ज़ करें बच्चे कहते हैं जी कि हमें ये चीज़ चाहिए, या फ़र्ज़ करें उसकी मिसेस की डिमांड है कि जी मेरे ये कोई एक्सपेंसेस वाला काम है, तो वो वहाँ पे उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। इसी तरह से जो हमारे बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं जिनको हम कॉन्शियसली रिकग्नाइज नहीं करते, वो उस तरह से एक्यूमुलेट होते हैं और अल्टीमेटली फिर हम उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक फैक्टर भी है, हम अपना गुस्सा, अपनी एग्रेशन उन लोगों को दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं हमसे थोड़े से सुपीरियर, मैं नहीं का वर्ड इस्तेमाल मुझे सही वाला नहीं, कि हम हल्का समझते हैं कि हम इन पे अपना जोर चला सकते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ पे, अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर वो कर सकते हैं। जब हमारी किसी अपर लेवल की या बॉस की बारी आती है तो फिर हमारा बर्दाश्त वो तहम्मुल में कन्वर्ट हो जाता है, और जब किसी आप अपने सबॉर्डिनेट की तरफ देखते हैं तो हम उस पर गुस्सा निकालते हैं। ये जो हमारा बिहेवियर है, ये क्या ह्यूमन नेचर का हिस्सा है? डेफिनेटली पावर डायनामिक्स होते हैं, और आप बड़ा अच्छा इसको एनालाइज कर लेते हैं कि मैंने कहाँ क्या बोलना है। और जो पावरफुल कह लें कि एक सिनारियो है जहाँ पे आप अपनी पावर को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वहाँ पे आप सबमिसिव होते हैं। तो अल्टीमेटली वो फिर जो आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें जमा होती हैं, ये फिर कहीं और निकलती हैं। और पावर डायनामिक्स में आपको पता है कि हमेशा उसकी कह लें कि चलती है जो पावरफुल होता है। ये तो है। और इनटॉलरेंट जो हैं वो वही लोग होते हैं कि जो थोड़ा सा पावरफुल होते हैं या जो रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग टॉलरेट कर रहे होते हैं वो भी एक स्टेज आती है कि कहीं ना कहीं वो उनकी बस होती है, उनकी लिमिट होती है। या एब्सोल्युटली, आई एग्री। अच्छा जी, इन देन समन कुछ कहना चाहें? हमारे बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे होंगे डाइटरी हैबिट्स को लेकर, ब्रेकफास्ट जैसे मील के हवाले से आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एनीथिंग यू वांट टू से? अच्छा अर्मिला, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप ना करें,
सेकेंडली हर चीज़ खाएं लेकिन एक पोर्शन कंट्रोल में, एक मॉडरेशन में। एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट के कीप एन आई टू चूज़ हेल्दी फूड। ये नहीं कि अगर आपने ब्रेकफास्ट करना है, अगर मैंने कह दिया, किसी भी आपके डॉक्टर, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट ने कह दिया, सो आप पैकेज चीज़ों से शुरुआत करें दिन की। आप एक हेल्दी होम मेड ब्रेकफास्ट को जो है वो चूज़ करें। बिल्कुल ठीक है, हेल्दी होममेड ब्रेकफास्ट होना चाहिए। मैक्सिमम अवॉइड करें कि आप प्रोसेस्ड चीज़ें ना लें। इवन कबाब, नगेट्स, ये सारी चीज़ें घर में बन सकती हैं। एंड आई एम अ बिग सपोर्टर कि आप घर पर अगर ये चीज़ें बनाएं तो बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। उबैद, आप हमें बताएं कि आपका इसके अलावा आपकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है? आप किस तरह की कुजीन्स बनाते हैं? अच्छा, बेसिकली जो मेरा इंटरेस्ट है ना वो इटालियन में है और डिज़र्ट्स में है। ओके ओके। तो डिज़र्ट्स में मेरी ज़्यादा स्पेशलिटी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको डिज़र्ट बना के खिलाएंगे। लवली, ज़बरदस्ती। अच्छा जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, समन भी मौजूद हैं और उबैद भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमारे पास और ख़बरें भी हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। जी, अब आपको हम राजनपुर लिए चलेंगे जहाँ पर खूबसूरत बैलों की ताकत और महारत का मेला सजाया गया है। मेले में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से जो खूबसूरत बैल हैं उनके दरमियान हल चलाने का मुकाबला। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी थी, आपको इस हवाले से दिखाते हैं जहाजेब गबोल की रिपोर्ट। राजनपुर में सजे एक रोजा सकाफती मेले में सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान से बैल लाए गए। खूबसूरत रंग में बरकी पोशाक पहने बैल शायकीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। रवायती मेले में दो बैलों के पीछे हट बांधकर इन्हें मैदान में खूब दौड़ाया जाता है। फाइनल राउंड में जो बैल अपनी ताकत और महारत से दूसरे हरीफ बैल को खींचकर पछाड़ दे वो फातिहा करार पाता है। बैलों के इस मुकाबले में शहजादा, कमांडो, शेर जलाल और लाल बादशाह फतह याब हुए। मुकाबले में जीतने वाले बैलों को खूब दाद दी गई और ढोल बजाकर इनकी फतह का जश्न मनाया गया। हजारों शायकीन बैलों के मुकाबले में खूब लुत्फानंदोज होते रहे। ये एक अच्छा इकदाम है, ये हमारी सकाफती रिवायात को फरोग करता है। हुकूमत को चाहिए कि ये इस तरह के मेले होने चाहिए। बलोची रिवायात का खूबसूरत सकाफती मेला जहाँ पे बैलों की जोर आजमाई को देखकर इनकी बेहतरीन देखभाल और परवरिश काबिल रश्क है, वहाँ आला बैलों की मांग में भी बहुत इजाफा हो जाता है। कैमरा टीम के हमरा जहांजेब गबोल, पब्लिक न्यूज राजनपुर। जी, जहांजेब गबोल की आपने ये रिपोर्ट देखी। अब आपको मर्दान लिए चलेंगे, नहीं मर्दान के अलावा अब आपको गुजरांवाला लेके चलेंगे इनफैक्ट। और अच्छा, गुजरांवाला ठीक है। मर्दान की जो मशहूर मिनी गुजरांवाला इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया गोजर गढ़ी में जो बनने वाली भारी मशीनरी है जी, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बड़े इंटरनेशनली वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इस हवाले से जी हमारे पास शाह हुसैन की रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। मर्दान की मशहूर मिनी इंडस्ट्रियल एस्टेट गुजरगढ़ी मालाकन रोड पर वाक़ है। गुजरगढ़ी के गिरदोनवा में ज्यादातर लोगों का रोजगार ज़राअत से वाबस्ता है। इसी वजह से यहाँ के लोहारों ने वक्त के साथ अपने हुनर को दौरे जदीद से हम आहंग बनाते हुए तरक्की की। इधर जो है ना मेन मसला है बिजली का। तकरीबन 24 घंटे में तकरीबन 7 घंटे बिजली है, 16-17 घंटे लोड शेडिंग है। सारे के सारे बस रोजगार खत्म हो गया है। हुनर के मैदान में मर्दान की मिनी गुजरांवाला इंडस्ट्रियल एस्टेट गुजरगढ़ी तभी तरक्की कर सकेगी जब हुकूमत यहाँ के मकामी रोजगार से वाबस्ता लोगों को बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएगी। मेन मसला जो है ये बिजली का है। यहाँ पर इर्द गिर्द आप देख ले तो बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, यहाँ पर बिजली नहीं है, काम नहीं है, तो इसीलिए मजदूर भी चले गए, हमारा काम भी जो है वो बंद पड़ा है। किसी इलाके की तरक्की और खुशहाली तब यकीनी हो सकती है जब हुकूमत और मकामी मुंतखब अराकीन असम्बली इस इलाके के लोगों के रोजगार जिंदगी और दीगर सहूलियात की फराहमी में दिलचस्पी ले। कैमरा टीम के हमरा शाह हुसैन होती, पब्लिक न्यूज मर्दान। जी जनाब, ये रिपोर्ट भी आपने देखी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आज हमने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, कुछ अदम बर्दाश्त को लेकर, ब्रेकफास्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपकी सेहत के लिए, और शेफ़ ने बड़ी अच्छी हमें रेसिपी भी बताई है। ये सारी चीज़ें आपको कोशिश करते हैं कि अपने शो के अंदर वैरायटी रखें, आपकी हेल्थ रिलेटेड, आपकी ओवरऑल डाइटरी हैबिट्स कैसी होनी चाहिए। और इन द एंड आप इस चीज़ को हम सबको समझना चाहिए कि विद टाइम हर एक के चैलेंजेस, हर एक की चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट हो रही हैं। एंड वी अग्री, हम सब कहीं ना कहीं शायद खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन स्टिल वी फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो उन चैलेंजेस को ओवरकम करना ही आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और अल्लाह ताला आजमाइश देता है, लेकिन इस आजमाइश से हमने ही निकलना है और वो निकाल भी लेता है। सो अपने सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त सबका मुजाहरा करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अच्छी हेल्दी लाइफ जिएं, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें और खुश रहने भी दें। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी, मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।